हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशिका अग्रवाल और आज हम करेंगे मास मीडिया क्लास 11th का यूनिट 1 का चैप्टर 2 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग सिनेमा पार्ट 2। तो बहुत टाइम हो गया है क्लास 11th की वीडियो आए हुए, बट चलो आप कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। देखो, और एक और चीज़, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक तो ये बता दो कि तुम्हारे स्कूल्स में कहाँ तक पढ़ा दिया गया है, कौन से चैप्टर पे तुम चल रहे हो, पेपर में क्या आने वाला है। तो इस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी, मतलब 11th-12th के बीच इस हिसाब से मेंटेन करूँगी, अगर मुझे पता होगा कि लाइक कौन से चैप्टर चल रहे हैं तुम्हारे स्कूल में। देखो, in the previous chapter we have seen that film as a complex narrative as it incorporates various elements of the other major arts। अब ये कह रहा है, पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर ये सब सिनेमा में यूज़ होते हैं। ये बहुत मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि सिनेमा में यूज़ होते हैं स्टोरी टेल करने के लिए। Yet cinema has its own language that demands to be understood in its technicalities। फिर भी चाहे सिनेमा में ये सारी चीज़ें आती है, तब भी सिनेमा इन चीज़ों से हटकर कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों बहुत कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आती है, फिर भी उसका एक अपना ही अलग वे है, क्या, स्टोरी बताने का। क्यों आखिर फिल्म एक कॉम्प्लेक्स नरेटिव होती हैं? क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उससे एक्ट किया जाता है, उससे फोटोग्राफ किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एडिट, डायरेक्ट, प्रोड्यूस सब किया जाता है एंड एज अ नरेटिव। क्यों? स्टोरी बताने के लिए, एज अ नरेटिव मीडियम, स्टोरी बताने के उससे। एंड इट डील्स इन टाइम एंड स्पेस इन अ डायनामिक वे, कि टाइम फ्रेम में चल रही होती किसी स्टोरी, और कौन सी लोकेशन, प्लेस, सेट, ये सब इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए फिल्म में कॉम्प्लेक्स नरेटिव होती है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। क्यों? स्टोरी बताने के लिए। और ये डील करता है टाइम एंड स्पेस से, लोकेशन और एक टाइम बाउंड चीज़ जो होती है उससे। तो इसलिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नरेटिव है। In other words, there is so much to be observed in a film at any given point of time in terms of techniques used and the pattern of storytelling। तो ये कह रहा है, दूसरे शब्द में अगर हम कहें कि फिल्म में कॉम्प्लेक्स नरेटिव है। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे, एक ही सीन में, एक फिल्म में कितनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की होती है। डायलॉग्स कैसे हो रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा है, सेट कैसा है, उसमें लाइटिंग कैसी है, डायलॉग जो वो बोल रहा है उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कैसी हुई है, कैमरा का एंगल कैसी है। तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे एक ही सीन चल रहा हो, उसमें एक टाइम पे भी कितनी सारी चीज़ें होती है जो एक व्यूअर को ऑब्जर्व करने की होती हैं। कैसे उसमें स्टोरी बताई जा रही है, क्या टेक्निक्स यूज़ करी गई है, एडिटिंग वगैरह, कैमरा कैसे रखा हुआ है, स्टोरी जो फ्लैशबैक में चल रही है या फिर नॉर्मल पेस पे चल रही है, कैसे सब हो रहा है, लीनियर नरेटिव। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक व्यूअर को ऑब्जर्व करनी होती है एक मूवी देखते समय। ऑल दीज फैक्टर्स हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द फिल्म। और इन्हीं सब चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि फिल्म की क्वालिटी कैसी है। अगर मान लो फिल्म बहुत अच्छी है, उसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डायलॉग्स वगैरह, उसके वीएफएक्स एडिटिंग बेकार है या फिर कैमरा की क्वालिटी बेकार है, तो उस एक दो चीज़ की वजह से पूरी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फिल्म ख़राब हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे? फिल्म की क्वालिटी पे, कि ओवरऑल फिल्म जो बनेगी, बन के आएगी, वो कैसी आएगी, व्यूअर्स को कैसी दिखेगी। एंड you have watched the film in the real sense only when you have seen all these details। और अगर आप रियल दर्शक हो, रियल अगर आपको सिनेमा की नॉलेज है, आप मास मीडिया के स्टूडेंट हो, तो अगर आपने सही मायने में फ़िल्म को देखा है तो आपको हर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होनी चाहिए उस फिल्म की, कि आपको पता होना चाहिए कि इधर इन्होंने ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया था, इधर ये एडिटिंग स्टाइल, ये इफ़ेक्ट दिखाने के लिए यूज़ किया हुआ था, कैमरा ऐसे सेट था कि उसको डोमिनेट दिखाने के लिए या सबमिसिव दिखाने के लिए। तो अगर आप एक रियल व्यूअर हो तो आपको रियल सेंस में हर एक डिटेल देखनी पड़ती है फिल्म की, उसे रियल सेंस में देखने के लिए। ऐसे देखने को तो कोई भी देख लेगा, छोटा बच्चा भी देख लेगा, चाहे उसे समझ आए चाहे ना आए, बट अगर आप रियल सेंस में किसी भी फिल्म को समझना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, तो वो क्या चीज़ अच्छे से, उसका डीप मीनिंग क्या है, हर एक प्रॉप के पीछे, सेट के पीछे, वो सारी डिटेल्स आप ऑब्जर्व करोगे, तो तभी आपने उस फिल्म को रियल सेंस में देखा है। Moreover, all these details have to be observed while the film is running. A book can be read or a painting can be observed at one's own pace or leisure. But
We have no such choice in case of films as they run at their own pace on screen. अभी कह रहा है और जो भी सारी छोटी छोटी डिटेल्स हमें ऑब्जर्व करनी होती है ये उसी टाइम में ऑब्जर्व करनी होती है जैसे कि फिल्म चल रही है. मान लो हम एक बुक रीड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पेज नंबर 10 पे और जल्दी जल्दी ये भाग जाएगी 15 पे हो जाएगी, हमें उसके पेज पे रीड करना नहीं. अगर हमें आज लग रहा है कि हम यही पेज पढ़ना चाह रहे हैं पूरा अच्छे से तो स्टॉप करो, उसको पढ़ो. पेंटिंग होती है उसको सामने रखो, निहारते रहो, उसे देखते रहो, उसे ऑब्जर्व करो. बट एक फिल्म क्या होता है, फिल्म चलती रहती है अपने पेज पर. ऐसा नहीं है कि मान लो थिएटर में गए तो आपके लिए वो फिल्म रुक जाएगी, आपको समझना है कि वापस जाओ यहाँ पे क्या हुआ. नहीं, आपको जैसे वो फिल्म अपने पेज पे चलती रहेगी उसी के साथ आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. हाउ डू वी वॉच द फिल्म्स और डू वी रियली वॉच द फिल्म्स व्हेन वी वॉच देम. तो ये हमसे क्वेश्चन पुट कर रहा है कि क्या जब हम कहते हैं कि हमने मूवी देखी तो क्या हमने रियल सेंस में वो देखी होती है. क्या हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ यूज़ हुई है, क्या उन्होंने टेक्निक्स यूज़ करी है स्टोरी टेलिंग करने के लिए. क्या हम सच में उन्हें देखते हैं या बस देखने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखते हैं. अभी कह रहा है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर परसेप्शन ऑफ फिल्म. अब हम कैसे एज अ व्यूअर अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और एक दूसरा परसेप्शन ला सकते हैं किसी भी फिल्म को देखने का. द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वॉचिंग देम कॉन्शियसली एंड नॉलेजेबली. द मोर वन डज इट, बेटर डज वन गेट एट इट. वी हैव टू वॉच ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स विद एन ओपन माइंड. तो ये क्या कह रहा है कि अब हम कैसे किसी भी फिल्म का परसेप्शन जान सकते हैं, सारी फिल्म्स का परसेप्शन मतलब अच्छे से जान सकते हैं हर सेंस में. तो सबसे पहले तो उसे ओपन माइंड के साथ देखो, अपना दिमाग लगा के. ये नहीं आप बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हो, नहीं, उसकी हर एक चीज़ें ऑब्जर्व करो. कैसे ऑब्जर्व करोगे, कॉन्शियसली, उसमें ध्यान दे के, दिमाग लगा के, पूरा फोकस लगा के, नॉलेजेबली की नॉलेज हो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की कि कैमरा एंगल्स ये होते हैं और लाइटिंग का, बैकग्राउंड म्यूजिक का ये इफेक्ट होता है और उसको फिल्म में कैसे यूज़ किया हुआ है. तो जैसे जैसे आप ये करते रहोगे तो इस तरीके से आप उसमें बेटर होते रहोगे. जैसे मैं जो पर्सनली मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखती हूँ कि जो भी कोई एक्ट कर रहा है तो उसने कैसे परफॉर्म किया है, उस प्ले को, उस रोल को कैसे परफॉर्म किया है. तो ऐसा बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत उनसे स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाओ. और ये कह रहे हैं कि हम सारी काइंड्स ऑफ फिल्म देखनी चाहिए, हर तरीके की फिल्म देखनी चाहिए, अलग अलग जॉनरे की, विद ओपन माइंड. ओपन माइंड के साथ. ये नहीं हमारा माइंड किसी चीज़ से प्री ऑक्यूपाइड होना चाहिए या फिर कोई स्टीरियोटाइप, नहीं. ओपन माइंड के साथ देखो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद अपना परसेप्शन बनाओ. When we see a film for the first time, we are engrossed in the story, impressed by the acting. जब हम कोई भी फिल्म पहली बार देखते हैं तो या तो हमें उसकी बहुत अच्छी लगती है स्टोरी या फिर कोई भी जो एक्टर होता है हम उसकी एक्टिंग में खो जाते हैं कि लाइक हाँ इसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, तो हम भूल जाते हैं सब चीज़ें ऑब्जर्व करना. But we are also aware of the quality of photography, music, special effects, locations, etc. Although we do not continuously think, we are aware of the changes of scene and time. That is sequential nature of the happenings. अब ये कह रहा है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा होता है, मान लो हम स्टोरी भी देख रहे हैं, एक्टिंग भी देख रहे हैं कि म्यूज़िक कैसा आ रहा है, लोकेशन क्या यूज़ करी हुई है, कि मान लो कोई भी स्टोरी चल रही है और मूवी चल रही है उसमें बहुत अच्छी लोकेशन दिखाई है एकदम से, तो वाव वाला एक्सप्रेशन आता है. हम चाहे लगातार ऑब्जर्व ना कर रहे हो, कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्व ना कर रहे हो, फिर भी हमें समझ आता है कि हाँ यहाँ लोकेशन चेंज हुई है या यहाँ टाइम में चेंज आया है. जैसे कि फ्लैशबैक में जा रहा हो तो हमें समझ आता है कि हाँ यहाँ पे फ्लैशबैक में जा रहा है. तो ऑल्दो चाहे हम कॉन्टीन्यूसली उसे ऑब्जर्व ना कर रहे हो फिर भी हम चीज़ें समझते हैं. In cinema, a story is important, but what matters equally is that how the story is told, its presentation and scheme. Although सिनेमा में क्या स्टोरी बताई जा रही है फिल्म में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इसके साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि उस स्टोरी को बताया कैसे जा रहा है, प्रेजेंट कैसे करा जा रहा है, थीम स्कीम वगैरह क्या है उसकी. तो स्टोरी भी मैटर करती है बट उसे कैसे प्रेजेंट करा जा रहा है वो भी इक्वली मैटर करता है इन सिनेमा. A story is always structured in cinema. The first step towards that is to structure a story in terms of time and space. This happens during the scripting.
तो ये कह रहा है जो भी अगर सिनेमा में स्टोरी होती है वो कभी भी ऐसे टूड़ी मुड़ी ऊट पटांग नहीं होगी कि यूज़र्स को कि ऑडियंस को समझ ही ना आए। नहीं, वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होगी, जो कि एक स्क्रिप्टिंग की स्टेज होती है उसी में करा जाता है। जो स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर एक साथ बैठ के उसे देखते हैं, उसे टाइम और स्पेस की उसमें अरेंज करते हैं कि हाँ इस लोकेशन पे ऐसे ऐसे दिखाई जाएगी, इस टाइम में इस टाइप से दिखाई जाएगी, ताकि जो ऑडियंस है उनको समझ आए। तो स्टोरी एकदम स्ट्रक्चर्ड होती है और उसे स्क्रिप्टिंग में ही स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब ये सब स्किप कर दो, एक प्ले दिया हुआ है। अब ये देखो, दिस स्ट्रक्चरिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस इन सिनेमा इज कॉल्ड एज मैक्रो स्ट्रक्चर। दिस हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्टिंग। और जब किसी भी फिल्म को टाइम और स्पेस में अरेंज करते हैं उसे मैक्रो स्ट्रक्चर बोला जाता है, और ये स्क्रिप्टिंग के प्रोसेस में होता है। अब यहाँ पे हमें दो स्ट्रक्चर बताए जाएंगे, मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। अब पहले हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैक्रो स्ट्रक्चर, दिस इज़ डिसाइडेड एट द स्क्रिप्ट स्टेज। ये जब स्क्रिप्टिंग होती है फिल्म की, सिनेमा की, स्टोरी की, जब ये डिसाइड हो जाता है। दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ फिल्म इन अ ब्रॉड सेंस, एक बड़े सेंस में। मैक्रो मतलब ब्रॉड, बड़ा, तो एक बड़े सेंस में फिल्म को स्ट्रक्चर करना, प्रोसेस करना, कि लाइक जो स्क्रिप्ट है, अगर स्क्रिप्टिंग स्टेज में हो रहा है तो स्क्रिप्ट ही तो बेस है ना हमारा, स्क्रिप्ट पे ही सब कुछ घूमेगा आसपास, स्क्रिप्ट के ही सब कुछ आसपास घूमेगा। तो इसलिए ब्रॉड सेंस में इट डील्स विद स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टोरी इन अ डेफिनेट स्पेटियो टेम्पोरल ओरल। और ये डील करता है कि स्टोरी को कैसे टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर करना है। इट डिटरमाइंस वेदर द फिल्म इज अ लीनियर नरेटिव और अ स्टोरी टोल्ड इन अ फ्लैशबैक और इन एनी अदर वे। और जैसे कि ये टाइम भी देखता है तो इससे ये पता चलता है कि स्टोरी या तो फ्लैशबैक में चलेगी या फिर लीनियर नॉर्मल वे से चलेगी। मैक्रो स्ट्रक्चर evolves during the scripting. It has two major aspects. अब ये कह रहा है मैक्रो स्ट्रक्चर बेसिकली स्क्रिप्टिंग के टाइम होता है और इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इट स्ट्रक्चर्स टाइम ऑर्डर ऑफ द स्टोरी एज लीनियर और नॉन लीनियर। सबसे पहले देखता है कि ये स्टोरी, ओवरऑल स्टोरी जो है पूरी फिल्म की, वो कैसे रखनी है, लीनियर में रखनी है या फिर नॉन लीनियर में। लीनियर जो सीधा चल रहा है, नॉन लीनियर जो फ्लैशबैक वगैरह आ रहे हैं उसमें, तो स्टोरी को कैसे रखना है। सेकेंडली, इट लेज आउट द स्टोरी इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, सीन्स। अब स्टोरी को सीक्वेंस वाइज, सीन वाइज देखा जाएगा कि मान लो अगर हमारी मूवी नॉन लीनियर में जानी है तो जो हमारे पर्टिकुलर सीन्स है, कौन से सीन्स जो होंगे वो फ्लैशबैक में जाएंगे, तो अभी पर्टिकुलर सीन को देखेगा टाइम एंड स्पेस के उसमें। अब सबसे पहले है स्ट्रक्चरिंग ऑफ द टाइम। नॉर्मली द स्टोरी इज टोल्ड ईदर इन लीनियर और अ नॉन लीनियर मैनर। अब इतनी देर से बोल रहा है लीनियर, नॉन लीनियर, तो अब मतलब बता रहा है फाइनली हमें जाके इतनी देर बाद। लीनियर स्टोरीज दैट प्रोग्रेस इन स्ट्रेट लाइन गोइंग अहेड स्टेप बाय स्टेप आर कॉल्ड लीनियर नरेटिव। ऐसी मूवीज़ जिनमें जो स्टोरी है वो स्टेप बाय स्टेप जा रही है, हम पीछे नहीं जा रहे न ज़्यादा आगे जा रहे, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्रेस कर रहे हैं स्टोरी की तरफ, क्लाइमैक्स की तरफ, तो इसे कहते हैं नॉन लीनियर। स्ट्रेट लाइन में, लीनियर यानी कि स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। नॉन लीनियर क्या होता है, स्टोरीज दैट डू नॉट प्रोग्रेस इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन लीनियर नरेटिव्स। और नॉन लीनियर यानी कि जो लीनियर ना हो, स्ट्रेट ना हो, तो उसमें फ्लैशबैक वगैरह आ रहे हैं कहीं बीच में, कभी कुछ दिखा रहे हैं कभी कुछ दिखा रहे हैं, तो जिसमें एक सीधा टाइम ना चले वो होते हैं नॉन लीनियर। जैसे कि कई बार मूवी चल रही होती है, बीच में दिखा देते हैं 10 years ago, तो फिर वो नॉन लीनियर का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं लीनियर नरेटिव्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि लीनियर और नॉन लीनियर बताओ या इनके एग्जाम्पल बताओ एक दो, तो ये बुक में लिखे हुए हैं। लीनियर का एग्जाम्पल है पैथर पंचाली बाय सत्यजीत राय, हाई नून और आमिर। और नॉन लीनियर के एग्जाम्पल क्या है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, शोले, दिल चाहता है। ठीक है, अब देख लिया हमने टाइम वाले एस्पेक्ट कि टाइम स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब सीक्वेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मैक्रो स्ट्रक्चर। जो सीक्वेंस होता है वो मैक्रो स्ट्रक्चर की एक बहुत बेसिक यूनिट होता है। सीक्वेंस किस सीक्वेंस में दिखाएंगे, द स्टोरी प्रोसीड सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। स्टोरी जो होती है वो एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस के बेस पे चलती है। ईच सीक्वेंस इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एक्शन एंड इज बाउंड बाय अ गिवन टाइम एंड स्पेस। और जो भी एक सीक्वेंस होता है उसमें पूरा एक्शन हो रहा होता है, मतलब अगर
इस स्टोरी का इतना पार्ट दिखाना है, इतना एक्शन दिखाना है, तो उस सीक्वेंस में वो पूरा दिखाया जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि आधा सीक्वेंस इधर आधा सीक्वेंस इधर, तो उस स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनेगा। ओवरऑल जब सारे सीक्वेंस थे इसको इकट्ठा करा जाएगा तो स्टोरी बेकार हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए उस सीक्वेंस में जितनी स्टोरी, जितना एक्शन दिखाना होता है वो पूरा कंप्लीट होता है उसी टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इफ़ यू फॉलो द मेन्यू ऑन द DVD। और जैसे DVD में फिल्म्स आती है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सीक्वेंस वाइज होती है। अगर हम पार्ट 1 देख लेंगे फिर सीधा पार्ट 5 देख लेंगे, कुछ सेंस बनेगा? फिर बीच के पार्ट ना समझ आएंगे ना एंड के समझ आएंगे, क्या हो गया एकदम से स्टोरी में। तो सीक्वेंस यानी कि पार्ट 1 दिया है तो पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे जाओ। ठीक है, ये एक्टिविटी है। माइक्रो स्ट्रक्चर। अब इसके बाद है माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डायरेक्टोरियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म क्राफ्ट। अभी तक हमने स्टोरी, टाइम एंड स्पेस की बात करी कि टाइम में क्या दिखाएंगे, लोकेशन में क्या दिखाएंगे, स्टोरी में मैक्रो स्ट्रक्चर में आगे, जो कि स्क्रिप्टिंग के टाइम में डिसाइड हो जाता है। अब स्क्रिप्टिंग हो गई, वहाँ तक मैक्रो स्ट्रक्चर खत्म हो गया, हमें बेस मिल गया स्टोरी का, मैक्रो ब्रॉड स्ट्रक्चर। अब हम आ गए माइक्रो स्ट्रक्चर पे। माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या आता है? डायरेक्ट करने के एस्पेक्ट्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो कि स्क्रिप्ट के बाद होते हैं। एक्टिंग होगी अब तो उसमें डायरेक्शन आएगा, फिर उसकी एडिटिंग होगी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, या एक्टिंग के टाइम भी कैमरा, लाइटिंग, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स। such as composition of the shots, composition of soundtrack, pace of editing, etc. This process begins at the shooting stage and is completed in editing. ये shooting stage से ही start हो जाता है process और editing तक चलता है। तो जो macro structure होता है वो scripting तक रहता है, और micro structure जो होता है वो shooting stage से start होके editing stage पे ख़त्म होता है। When the director begins working on the writer's script, he begins by planning the shooting of each scene into several shots. Each shot is composed differently. और जब भी जो राइटर होता है उसी को, और जब भी जो डायरेक्टर होता है उसको स्क्रिप्ट मिल जाती है राइटर से, वो प्लानिंग करने लग जाता है कि जो भी सीन होते हैं उनमें अलग अलग शॉट होते हैं, उनको कैसे शूट करना है ताकि हम बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाएँ। Elements of microstructure. Sequence is the basic unit of macrostructure. मैक्रो स्ट्रक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस जो होती है उसकी बेसिक यूनिट होती है। सीक्वेंस क्या होता है? अब सीक्वेंस होता है कंपोजिशन ऑफ वन और मैनी शॉट्स। मान लो ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है, इतना बड़ा। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे शॉट्स होंगे इनसे बन के मिलेगा एक सीक्वेंस, और इन सारे सीक्वेंस से मिलके बनेगी हमारी फिल्म। अ शॉट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। और माइक्रोस्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या है? एक शॉट। एक शॉट मान लो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि एक सीन है हमारा, उसमें दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी लड़ाई हो गई, तो उसमें हमारा शॉट क्या आएगा? पहला कि वो खेल रहे हैं एंड फॉर सम रीज़न उनकी लड़ाई हो गई, तो ऐसे शॉट डिवाइड हो गए कि पहले उनके खेलने वाला शॉट दिखा दिया, फिर शॉट दिखा दिया कि उनकी लड़ाई हो गई। इन दो शॉट को मिला के बन गया एक सीक्वेंस। इसके बाद मान लो अगले सीक्वेंस में दिखाना है कि इन दोनों की मम्मी भी आ गई, तो पहला शॉट हो गया कि इन दोनों ने अपनी मम्मी को जाके बताया, उसके बाद इनकी मम्मी आई लड़ने, तो ये हो गया एक सीक्वेंस। तो पहला सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस, ऐसे जोड़ दिया, तो समझ आया? छोटा होता है शॉर्ट, शॉर्ट्स को मिला के बनता है सीक्वेंस। और क्या कह रहे हैं? एंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग इन सिनेमा। तो शॉर्ट जो होता है वो माइक्रो स्ट्रक्चर का होता है और सीक्वेंस जो होता है वो मैक्रो स्ट्रक्चर का होता है। अब शॉर्ट बता रहे हैं, व्हाट इज अ शॉर्ट? इट इज़ अ लेंथ ऑफ फिल्म एक्सपोज्ड इन वन कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ द कैमरा एट द टाइम ऑफ शूटिंग। एक शॉट वो होता है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और बिना कैमरा को स्टॉप करे वो शॉट हम पूरा रिकॉर्ड कर ले। जैसे मान लो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और अगर इस टॉपिक पढ़ाने में मैंने एक भी कट नहीं लिया और कंटिन्यूसली इस पूरे टॉपिक को मैंने एक बार में पढ़ा दिया तो ये शॉर्ट होगा। पर अगर मान लो यहाँ तक पढ़ा के मैंने वीडियो यहाँ पे कट कर दी, कैमरा बंद कर दिया, तो पहले वाला शॉट अलग हो जाएगा, दूसरे वाला अलग हो जाएगा। तो शॉट क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस जब कैमरा चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उसमें जितना रिकॉर्ड होता है बिना कैमरा स्टॉप करे उसे एक शॉट बोला जाता है। शॉट इन सिनेमा हैज़ 3 एस्पेक्ट्स। और शॉट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या? विजुअल, ऑडियो, एडिटिंग। विजुअल यानी कि शॉट में क्या दिख रहा है, ऑडियो यानी कि शॉट में क्या सुन रहा है, और एडिटिंग कि शॉट्स में क्या एडिटिंग ट्रांजिशंस यूज़ करी जा रही है। अब देखो ये तीनों एस्पेक्ट्स हमें डिटेल में बताएगा। सबसे पहले है विजुअल एस्पेक्ट। दिख क्या रहा है? सिनेमेटोग्राफिक शॉट हैज़ मेनी विजुअल एस्पेक्ट्स टू इट। सबसे पहले है अब कि
जो भी हम विजुअल देख रहे होते हैं उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है उसमें इमेज साइज, कि इमेज कैसी है, लॉन्ग है, मीडियम है, क्लोजअप है, तो इमेज का जो साइज है वो कितना है। तो देखो, अ शॉट कैन बी टेकन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द कैरेक्टर शोइंग हिम और हर इन फुल फिगर, लॉन्ग शॉट शोइंग हिम और हर इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट ऑफ द सीन। तो लॉन्ग शॉट क्या होता है, जिसमें हमें जो करेक्टर होता है, मैं बीच में इमेज भी ट्राई करूँगी कि डाल दूंगी, तो देखते रहना तुम यहाँ पे साइड में, इधर जहाँ भी आ रही है। तो क्या, लॉन्ग शॉट में क्या होता है कि करेक्टर जो होता है वो पूरा दिख रहा होता है और उसकी साइड का एनवायरनमेंट भी दिख रहा होता है। तो लाइक पूरी बॉडी दिख रही होती है करेक्टर की और उसके साइड का एनवायरनमेंट भी दिख रहा होता है, वो होता है लॉन्ग शॉट। इसके बाद होता है मिडल शॉट, जो कि मिडल डिस्टेंस से लिया जाता है, शोइंग हिम और हर इन रिलेशन टू हिज और हर प्रॉक्सिमेट थिंग्स। अब पूरा नहीं दिखा रहे, उसे कुछ पार्ट दिखा रहे हैं उसकी बॉडी का, मान लो लाइक हम उसे वेस्ट के ऊपर से दिखा रहे हैं, तो ये मिडल शॉट हो गया, पूरा नहीं दिखा रहे, पास से दिखा रहे हैं थोड़ा। उसके बाद होते हैं क्लोजअप जो होते हैं वो सबसे पास से शूट करे जाते हैं। क्यों? इमोशनल और फिजिकल एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए, ये सब दिखाने के लिए, तो ये सबसे पास से शॉट किए जाते हैं ताकि ये सब ऑडियंस को क्लियर दिखे। अगर लॉन्ग शॉट में दिखाएंगे तो एक्सप्रेशंस वगैरह क्लियर नहीं आएंगे, बट अगर क्लोजअप में दिखाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर आएगी। जैसे देखो, ये होगा क्लोजअप शॉट। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे एक्सप्रेशंस और मेरे इमोशंस ठीक से दिख रहे हैं, तो एक क्लोजअप शॉट हो गया जो मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। तो क्लोजअप शॉट में जब भी हमें एक्सप्रेशंस वगैरह पे फोकस करना होता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे, तो क्लोजअप शॉट होता है। अब है व्यू पॉइंट, आई लेवल हाई या फिर लो। द कैमरा शुड बी प्लेस्ड एट द आई लेवल ऑफ द करेक्टर और अबव इट और बिलो इट। अभी कह रहा है जो कैमरा होगा या तो वो आई लेवल पे प्रेजेंट होगा करेक्टर के, या आई लेवल से ऊपर होगा, या फिर आई लेवल से नीचे होगा। यही 3 पोजीशन हो सकती है जहाँ पे कैमरा सेट हो सकता है। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन इन द कन्वर्सेशन, showing a parity between the characters. However, when this relationship changes, then the camera also changes position. तो ये कह रहे हैं जब भी नॉर्मल कन्वर्सेशन दिखानी होती है तो नॉर्मली जो कैमरा की पोजीशन होती है वो यही होती है, और इससे करेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप पता चलता है कि उनकी एक दूसरे से बात करने की टोन कैसी है, उनकी कन्वर्सेशन का मतलब सेंस ढंग से समझ आता है। और जैसे ही मान लो कोई लड़ाई वाला सीन है, एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाना है तो उसको ऊपर से दिखाएंगे और कैमरा जो का वो नीचे रखेंगे, और जिसको सबमिसिव दिखाना है कि डरपोक है वगैरह वगैरह तो उसका ऊपर से दिखाएंगे, उसका नीचे दिखाएंगे। तो जैसे ये रिलेशनशिप्स चेंज होती रहेंगी, अब मान लो नॉर्मल कन्वर्सेशन दिखाने भाई बहन के बीच या कुछ, तो फिर आई लेवल पे रखेंगे। तो जैसे रिलेशनशिप चेंज होती रहती है कैरेक्टर्स के बीच, तो वैसे हम इसको प्लेस कर देते हैं कैमरा को। Sometimes the viewpoints of the camera are associated with the psychology of perception. और जैसे हम कैमरा प्लेस करते हैं उससे हमारी उस इंसान की साइकी पता चलती है और लोगों को भी, ऑडियंस को भी बेटर समझ आता है कि कैसे हमें इस कैरेक्टर के बारे में दिखाना चाहता है डायरेक्टर। Generally, objects or characters who appear to be dominating are shot from a lower angle than their eyes. तो अभी जैसे मैंने बताया कि डोमिनेटिंग दिखाना है तो आई लेवल से नीचे रखेंगे कैमरा को डोमिनेटिंग दिखाने के लिए। और अगर किसी को सबमिसिव दिखाना है, पावरलेस दिखाना है, जो कि डोमिनेट हो रहा है, तो हाई लेवल पे रखेंगे कैमरा को उसको दिखाने के लिए कि हाँ भाई वो डर रहा है या कुछ। ठीक है। एक होता है बर्ड्स आई व्यू यानी कि जो ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं ऊपर से, टॉप से, तो वो पूरा एरिया कवर करते हैं, उसे बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। अब विजुअल का थर्ड एस्पेक्ट है स्टैटिक या फिर मूविंग कैमरा, कि जो कैमरा है वो हमारा स्टैटिक है या मूव हो रहा है, या ये सब मूव हो रहा है। ठीक है। Camera becomes our eye when we watch a film. If it is static, we see the shot accordingly from the same viewpoint. जो कैमरा होता है वो हमारी आई बन जाता है। अब जो हमें कैमरा में दिखाया वही दिखेगा, जो मैं तुम्हें कैमरा में दिख रही हूँ वही तुम्हारी आंखें हैं, वही मैं तुम्हें दिखूंगी। मेरे रूम का और जो भी फैला पड़ा है यहाँ पे वो सब तुम्हें नहीं दिखेगा, जितना मैं तुम्हें दिखा रही हूँ उतना ही दिखेगा। तो कैमरा हमारी आई बन जाता है किसी भी शॉट को दिखाने के लिए। इफ़ इट इज़ मूविंग देन वी सी द थिंग्स फ्रॉम अ मोबाइल व्यू पॉइंट। और अगर थिंग्स मूव कर रही होती है तो मोबाइल व्यू पॉइंट से देख रहे होते हैं कि चलती हुई चीज़ें देख रहे होते हैं। अगर स्टैटिक रखा हुआ है कैमरा तो भी स्टैटिक व्यू पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है। द कैमरा मूवमेंट्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स एंड दे आर कॉल्ड एज स्पैन, टिल्ट और ट्रैक। अब कैमरा की 3 तरह की मूवमेंट्स होती है, कैमरा कैसे मूव कर रहा है शॉट दिखाने के लिए, उसकी 3 टाइप की मूवमेंट्स होती है। दीज आर ईजी टू अंडरस्टैंड इफ वी लुक एट देम एज एन एक्सटेंशन ऑफ द वे वी सी। देखो, when we move our heads in horizontal direction and so does the camera, then it is called pan. अगर कैमरा ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इसे बोलते हैं pan. When we move our heads in vertical direction, it is called tilt. अगर कैमरा
ऐसे वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं टिल्ट। तो अगर ऐसे मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो पैन, और ऐसे मूव कर रहे हैं वर्टिकली तो टिल्ट। When we move bodily from one place to another and so does the camera, then it is called track. अभी कैमरा एक पोजीशन पे रह के मूव कर रहा था, राइट। और अगर अब ये कैमरा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करेगा तो इसे कहेंगे ट्रैक। ऐसे अब ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहा है, राइट। तुमने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट्स में, जैसे कि व्हीकल्स वाला दिखाते हैं, तो ऐसे साथ साथ कैमरा चल रहा होता है, तो इसे बोलते हैं ट्रैक। एक ट्रैक पे कैमरा रन कर रहा होता है, वन प्लेस टू अनदर। तो देखो ऐसे गया तो टिल्ट एक ही जगह पर रह के, ऐसे हुआ तो पैन एक ही जगह पर रह के, और अगर साथ में चला तो ट्रैक बिछा होता है, या तो व्हीकल्स के थ्रू इसे चला रहे होते हैं, या फिर कोई ट्रैक होता है, ट्रैक बना होता है स्पेसिफिक, उस पर कैमरा के इक्विपमेंट्स चल रहे होते हैं ट्रैक वाले में शूट करने के लिए। इन एडिशन देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक द यूज़ ऑफ लेंसेज, वाइड एंगल, नॉर्मल, टेलीफोटो, ये सब मैं अटैच कर दूंगी तो ये सब तुम देखोगे तुम्हें उससे क्लियर हो जाएगा। प्लेन्स लाइक फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, एक्सपेक्टेशन, ग्राफिक क्वालिटी कलरफुल रखना है या फिर ब्लैक एंड वाइट रखना है। इसके बाद है लाइटिंग। लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मूड्स, डिपिक्टिंग द मूड्स ऑफ द कैरेक्टर्स, गिविंग अ फील ऑफ द एनवायरनमेंट एंड हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब लाइटिंग क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइटिंग से एक तो सीन का मूड बन रहा होता है, जैसे कि बहुत डिप्रेस्ड, ट्रॉमेटाइजिंग सीन दिखाना है तो लाइटिंग बहुत डिम होगी, बहुत डार्क होगी, और अगर दिखाने बहुत ही चेयरफुल सा कुछ तो लाइटिंग बहुत अच्छी ब्राइट होगी। तो मूड क्रिएट करने के लिए, कैरेक्टर्स का मूड दिखाने के लिए, एनवायरनमेंट कैसा है उसको दिखाने के लिए, और कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को कई बार हाईलाइट करना होता है तो उन पर स्पेशल फोकस डाला जाता है लाइट का, तो इन सब के लिए लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेंटर्स हैड गेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफिशिएंसी इन दिस आर्ट मच बिफोर सिनेमा बिगेन। और सिनेमा में तो हम लाइटिंग, सिनेमा तो बहुत बाद में है, उसमें लाइटिंग एस्पेक्ट्स बाद में धीरे धीरे सीखा, पर पेंटर्स को ये सब चीज़ें पहले से आती थी, तो वो पेंटिंग में किस चीज़ को कैसे हाईलाइट करना है, क्या मोड दिखाना है पेंटिंग में, तो वो सब वो पहले से ही जानते थे। अब विजुअल एस्पेक्ट्स कवर हो गया, अब है ऑडियो एस्पेक्ट्स। ऑडियो एस्पेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? स्पीच, साउंड इफेक्ट्स, म्यूज़िक, साइलेंस। तो स्पीच जो भी हम डायलॉग बोल रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स जो बीच में टंग टूंग ये सब साउंड इफेक्ट्स आती हैं, म्यूज़िक जो भी म्यूज़िक चल रहा होता है, या फिर साइलेंस, ठीक है, ये सारे भी ऑडियो के एस्पेक्ट्स होते हैं। अब है एडिटिंग ट्रांजिशंस। ये होता है लास्ट एस्पेक्ट किसी भी शॉट का, विजुअल, एडिटिंग और ऑडियो, ठीक है। तो अब हम आ गए एडिटिंग पे। एन एडिटिंग ट्रांजिशन इज अ वे टू चेंज फ्रॉम वन विजुअल शॉट और साउंड टू अनदर। एडिटिंग क्या होता है? एक शॉट से दूसरे शॉट पे मूव करने के लिए, या एक साउंड से दूसरे साउंड पे मूव करने के लिए एडिटिंग का यूज़ होता है। एडिटिंग ट्रांजिशन क्या होती है? किसी भी शॉट से दूसरे शॉट पे जाना, या किसी भी साउंड से दूसरे साउंड पे जाना, इसको बोलते हैं एडिटिंग ट्रांजिशन। तो इसमें अलग अलग होते हैं, इनकी मैंने बहुत अच्छी GIFs ढूंढी हुई है, वीडियोस ढूंढी हुई है, तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। अब देखो कट, a visual transition created in editing in which one shot is instantly replaced on screen by another। एक चीज़ चल रही है, एक शॉट चल रहा है और एकदम से कट करके दूसरा लगा दिया, दिखता है वो साफ कि कट करके लगाया है। मेरी वीडियो में जैसे मैं कई बार लगाती हूँ तो मैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं लगाती, तो ऐसे एकदम से एक शॉट बन करके इंस्टेंटली दूसरा चालू कर दिया और वो विजिबल भी होता है, इसे बोलते हैं कट। डिजॉल्व होता है अ ग्रेजुअल स्क्रीन ट्रांजिशन। द एडिटर ओवरलैप्स एंड ऑफ वन शॉट विद द बिगिनिंग ऑफ द अनदर शॉट। अब अगर तुम एडिटिंग करते हो तो तुम्हें सब अच्छे से समझ आएगा। देखो डिसॉल्व क्या होता है? धीरे धीरे एक बंद हो रहा है और एक चालू हो रहा है, उसमें बीच का ब्लैक नहीं दिखता, क्योंकि एंडिंग जो होती है वो दूसरे, जो पहले वाले शॉट की एंडिंग होती है वो दूसरे वाले शॉट की स्टार्टिंग से ओवरलैप करती है, तो ऐसे धीरे धीरे जाके धीरे धीरे आता है। कट क्या होता है? इंस्टेंट, और डिसॉल्व धीरे धीरे होता है। फॉर अ वाइल वी सी बोथ द शॉट्स ऑन द स्क्रीन। तो ऐसे ये ओवरलैपिंग होता है कि पहले वाले का एंड और दूसरे वाले का स्टार्ट ओवरलैप होता है। तो ये जो इतना पार्ट है इसमें हमें दोनों शॉट दिख रहे होते हैं जब डिसॉल्व वाले यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जैसे ही लास्ट वाला डिसॉल्व होता है सेकेंड वाला चालू हो जाता है। फेड, a visual transition between shots or scenes that appears on screen as a brief interval with no picture। फेड क्या होता है? पहला शॉट चल रहा है, दूसरा शॉट, तो पहला शॉट बंद कर दिया, थोड़ी देर यहाँ पे बीच में ब्लैक ब्लैक आएगा, फिर दूसरा आएगा,
तो दोनों के बीच में थोड़ा ब्लैंक टाइम रहता है कि पहला शॉट चल रहा था, बन, थोड़ा ब्लैंक टाइम, ब्लैंक स्क्रीन, फिर दूसरा, इसे बोलते हैं फेड। इससे फेड को कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें ये दिखाना होता है कि टाइम बदला है या लोकेशन बदली है, ताकि एकदम से अगर हम दिखाएंगे तो कन्फ्यूजन भी होगा और वो बहुत एब्रप्ट लगेगा। तो एक शॉट को ब्लैक आउट करेंगे, फिर इसे धीरे धीरे वाइट करेंगे, कलरफुल करेंगे, तो इसलिए इसको दिखाया जाता है। द फर्स्ट शॉट फेड्स आउट एंड सेकेंड शॉट फेड्स इन। आयरिस, आयरिस क्या होता है, सर्कुलर, ये ऐसे सर्कुलर में बंद होएगा, कैसे दिखाऊंगा, हाँ ये है ना, ये ऐसे सर्कुलर में बंद हो जाएगा और सर्कुलर में खुलेगा, बस ये होता है आयरिस, सिंपल सा, सर्कुलर में बंद करना, सर्कुलर में खोलना, ठीक है। वाइप, वाइप होता है एक बार जो कि ट्रैवल कर रही होती है। वाइप या तो ऐसे सीन चेंज होगा, ऐसे सीन चेंज होगा, ऐसे सीन चेंज होगा, ऐसे सीन, तो एक जो बार होती है ये ऐसे दिखती है चेंज होती हुई, तो मान लो ये ऐसे चेंज कर रही है, तो ये फर्स्ट सीन है नीचे वाला, ये ऊपर वाला सेकंड है, तो ये फर्स्ट सीन को वाइप करते करते सेकंड सीन आ रहा है, ये होता है वाइप। ब्लीच, अ विजुअल ट्रांजिशन बिटवीन शॉट्स और सीन्स दैट इज ऑपोजिट ऑफ फेड। अब इसमें क्या होता है, फेड में क्या था, एक सीन को, जो पहले वाला सीन था, इसको फेड कर, इसको ब्लैक कर दिया, फिर ब्लैक रहा, थोड़ी देर ब्लैंक स्क्रीन रही, फिर वाइट आया। अब ब्लीच में क्या होता है, इसको ब्राइट कर देंगे बहुत ज़्यादा और इसको भी बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देंगे, फिर ये ब्राइटनेस में चला जाएगा और बाद में इसकी ब्राइटनेस कम कर देंगे। तो फेड में तो ब्लैक आ रहा था बीच में, पर जब ब्लीच आएगा, ब्लीच तो कलर ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ठीक है। तो क्या है, विजुअल ट्रांजिशन बिटवीन और सीन्स दैट इज ऑपोजिट ऑफ फेड, द स्क्रीन अपीयर्स टू बी ब्राइटर एंड अल्टीमेटली सो ब्राइट दैट ऑल द डिटेल्स ऑफ द शॉट आर washed out and one sees a bright harsh lit rectangle on the screen। कि सीन चेंज करना था, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ये गायब हो जाएगा, ब्राइट 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 में, फिर ये नॉर्मल होगा, ये होता है। फेड में ब्लैक हो जाएगा बीच में और ब्लीच में ब्राइट हो जाएगा। अब है फ्रीज, फ्रीज, अब ये ड्रामेटिक वाला सबसे अच्छा होता है, फ्रीज वाला दिखा दूँ, जैसे क्या क्या क्या, तो इसमें फ्रीज कर देते हैं, क्या फ्रीज, क्या फ्रीज, क्या फ्रीज। तो ड्रामेटिक जब दिखाना होता है तो उसमें फ्रीज कर देते हैं और फिर सीन चेंज करते हैं। जैसे कि एक शॉकिंग चीज़ हुई कोई भी सीन में, तो सबके रिएक्शन दिखाते हैं ना, धा धिम धू धा धिम, सबके रिएक्शन दिखाते हैं फ्रीज कर करके। तो ऐसे आए, इसका सीन, इसका मैं करके दिखाती हूँ, जैसे इसमें फ्रीज कर देंगे ऐसे, फिर दूसरे का दिखाया, फ्रीज कर देंगे ऐसे, फिर तीसरे का दिखाया, फ्रीज कर देंगे, तो फ्रीज कर देते हैं और फिर शॉट चेंज कर देते हैं। और अगला है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग में क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इफेक्ट वेयर इन द शेप, कलर्स, कॉन्टोर्स ऑफ द पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज विद इन अ शॉट। दिस इज मोस्टली यूज्ड इन एड फिल्म्स लाइक रनिंग चीता बिकम्स अ मोटरसाइकिल। मॉर्फिंग में क्या होता है, जो भी कलर होता है या शेप होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर इंसान की, उसको चेंज कर देते हैं एकदम से। ये एड सीन में ज़्यादा यूज़ होता है कि मान लो कोई भी चीज़ चल रही है और मॉर्फिंग के इफेक्ट से वो चेंज हो गई। जैसे कि मान लो हमने दिखाया एक मंकी है, तो मंकी दिखाया, फिर मॉर्फिंग के इफेक्ट से धीरे धीरे दिखा दिया वो इंसान बन गया। तो मॉर्फिंग का इफेक्ट क्या होता है, चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना, उसका कलर चेंज कर देना। जैसे मान लो हमको वो दिखाना है कमीलियन का, कि उसका कलर बदल रहा है, तो कैसे दिखाएंगे, वो चल रहा है और एडिटिंग के थ्रू उसका कलर बदल गया। या फिर अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है एड सीन में, जैसे चीता दिखा रहे एकदम से उसे मोटरसाइकिल में चेंज कर दिया, तो ये होता है मॉर्फिंग। तो सारे इफेक्ट्स तुम्हें समझ आ गए होंगे, आई होप कि मैं साइड में लगा दूँ तो तुम देख लेना उससे। और एडिटिंग ट्रांजिशंस आर लाइक द punctuation marks in written language, they make the flow of the story orderly and elegant। एडिटिंग ट्रांजिशन के बिना कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर हम एडिटिंग वाली चीज़ें नहीं लगाएंगे तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। जैसे अगर हम फेड नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा लोकेशन और टाइम चेंज हो रहा है। तो एक पंक्चुएशन मार्क्स की तरह होते हैं ये, जो कि बताते हैं कि कहाँ कैसे स्टोरी में चेंज आ रहा है। जैसे कि फुल स्टॉप से पता चलता है कि हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक है गाइस, बहुत बड़ी वीडियो थी एंड आई होप तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो। 11th की बहुत टाइम बाद आई थी, तो आई होप तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। तुम्हारी फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और कमेंट सेक्शन में भी बताना तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, एग्जाम में कौन सा आएगा, ताकि मैं उस पेज पे वीडियो बना सकूँ 11th 12th की। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाय गाइस, बाय बाय।